आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि एक बेसिक शिक्षा में एक नई न्यूज़ आ रही है कि प्राथमिक विद्यालयों में भी होगा मीना मंच का संचालन। आप सभी जानते हैं कि मीना मंच का संचालन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया जाता है, लेकिन आज आई एक खबर के अनुसार इस साल से प्राथमिक विद्यालयों में भी मीना मंच का संचालन किया जाएगा। अब इसका एक्शन प्लान क्या होगा और बच्चों के साथ कौन कौन से सत्र चलाए जाएंगे, साथ ही साथ वर्ष भर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा आप इस वीडियो के द्वारा जान सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर दें ऑन। और इसके साथ ही अगर आपको मेरे किसी भी वीडियोस में जो भी आदेश दिखाए जाते हैं उनसे संबंधित PDF चाहिए, तो जो भी मेरा वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक के द्वारा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और संबंधित आदेश की PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देर न करते हुए जल्दी से देख लेते हैं मीना मंच से संबंधित जानकारी। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर मीना मंच की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें जुलाई माह में मीना मंच के कार्य एवं उद्देश्य पर चर्चा की जाएगी और मीना मंच का गठन किया जाएगा। अगस्त में गुड टच, बैड टच के बारे में बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से समझाया जाएगा। सितंबर में इन चीज़ों का पुनर्अभ्यास होगा और बच्चों द्वारा प्रदर्शन, जिसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित करना होगा। अक्टूबर में बाल अधिकार की जानकारी, नवंबर में पुनर्अभ्यास और बच्चों द्वारा प्रदर्शन, दिसंबर में आत्मरक्षा कैसे करें इस संबंध में बच्चों के सत्र संचालित किए जाएंगे। जनवरी में हम फिर से जो भी हमने अभी तक बच्चों को बताया उसका रिवीजन करेंगे और फरवरी में भी उसका रिवीजन होगा। तो मेनली इसमें तीन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी: गुड टच, बैड टच के बारे में, बाल अधिकार के बारे में और आत्मरक्षा के बारे में। तो अब देखिए, इसके साथ साथ हमें कौन कौन से कार्य कराने होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में सुगमकर्ता के लिए संदर्भ सामग्री, सबसे पहले कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों के साथ मीना मंच के बारे में बताया जाएगा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यानी कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ये नहीं है, वैसे भी कक्षा 1 और 2 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ इसकी भागीदारी की जाएगी। इसमें बच्चों के साथ चर्चा की जाएगी और वो की जाएगी प्रत्येक शनिवार को, जिसमें कक्षा 3 से 5 के समस्त बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसमें बच्चों के साथ बात करनी है और बच्चों की सभी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। इसके लिए आप कोई खेलकूद की गतिविधि करा सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे झिझकते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आप सभी बच्चों के नामों की पर्ची डाल सकते हैं और उसमें से कोई एक पर्ची उठाकर जिस बच्चे का नाम आए उसी से बोलने के लिए कह सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके सभी बच्चों की भागीदारी इसमें हो जाएगी। बच्चों की टोली बनाकर भी आप कार्य कर सकते हैं। और अगर जब आप सत्र का संचालन कर रहे हैं, यानी जब आप बच्चों से बात कर रहे हैं इस तरीके की, अगर उस दौरान ये पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा या यौनिक शोषण हुआ है, तो उसकी सूचना आप हायर अथॉरिटी और चाइल्ड हेल्पलाइन को तुरंत दे दें। और जो भी सत्र संचालन किया जाएगा उसका दस्तावेजीकरण अवश्य करें, यानी कि आप तैयार हो जाइए एक और रजिस्टर बनाने के लिए, जो होगा मीना मंच रजिस्टर। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर मीना मंच के बच्चों के साथ किन विषय वस्तु पर कार्य करना है। सबसे पहले जो विषय वस्तु है वो है मीना मंच के बारे में अवगत कराते हुए यह बताएं कि बालक बालिका में कोई भेदभाव नहीं होता और दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। इसके लिए गतिविधि क्या होगी, बच्चों को मीना मंच के बारे में बताते हुए मीना मंच का गठन कराएं, यानी कि उसमें दोनों बच्चों को लें, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। बच्चों के समूह बनाकर उन्हें जिम्मेदारियाँ सौंपें। बच्चों को एक गोलाकार में बैठाकर बाल अधिकारों के बारे में बताएं। उसके बाद बच्चों का समूह बनाकर बाल अधिकार के मुद्दे पर रोल प्ले, कहानी या फिर चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्ति कराएं। बच्चों से प्रस्तुतिकरण करवाएं और उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित करें। अब इसकी जो अपेक्षित उपलब्धि है वो है कक्षा 3 से 5 के सभी बच्चे बाल अधिकारों से अवगत हो सकें और बच्चे ये समझ सकें कि बालक बालिका में कोई भेद नहीं है। दूसरा है फिर गुड टच, बैड टच के विषय में बच्चों को प्रशिक्षण। तो इसमें हमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में गतिविधि के माध्यम से बताना है। कुछ सुझावात्मक चित्र भी दिए गए हैं जिन्हें मैं अभी नीचे दिखा दूंगी, उनका सहयोग लेकर चर्चा की जा सकती है। इसमें जो हमारी उपलब्धि होगी अपेक्षित वो होगी कि कक्षा 3 से 5 तक के सभी बच्चे गुड टच और बैड टच के बारे में समझ पा रहे हैं। तीसरी है हमारी हेल्पलाइन नंबर की जानकारी। तो बच्चों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी गतिविधियों के माध्यम से कराएं।
सभी बच्चों को समझाएं कि किस परिस्थिति में कौन सी हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करना है। इसके अलावा बच्चे मॉक ड्रिल करके भी हेल्पलाइन नंबर के जानकारी के प्रयोग की जानकारी उनसे ले सकते हैं, मॉक ड्रिल करके। निकट के थाने से समन्वय कर पुलिस के सहयोग से सत्र चलवाएं। हेल्पलाइन नंबर पर आधारित गतिविधियां 1 माह तक निरंतर चलाई जाएं और बीच बीच में रिवीजन कराया जाए। ये इसलिए ताकि बच्चों को वो हेल्पलाइन नंबर मुँह जबानी याद हो जाए। अब इससे बच्चों को क्या होगा, इससे जो अपेक्षित उपलब्धि है वो है कि कक्षा 3 से 5 तक के सभी बच्चों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी हो जाएगी। बच्चे ये भी बता पाएंगे कि किस परिस्थिति में कौन सी हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करना है, और बच्चे इतने सक्षम हो जाएं कि किसी आपत्ति के आने पर दूसरों से शेयर कर सकें और उसकी भी मदद कर सकें और खुद भी मदद पा सकें। अब देखिए इसमें आगे है, प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच के समूह बनाकर निम्नवत कार्य की जिम्मेदारी दी जाए। तो इसमें किस चीज़ की जानकारी दी जाएगी, जैसे कि स्वास्थ्य की जागरूकता, विद्यालय परिसर में स्वच्छता का प्रबंधन, प्रार्थना स्थल पर अपनी कक्षा या सदन के बच्चों की स्वच्छता की जानकारी लेना, जैसे कि कपड़े साफ हैं, नाखून कटे हैं, वो नहाकर आया है या नहीं, शौचालय, पेयजल, मिड डे मील, विद्यालय की साफ सफाई आदि। खोई चीज़ें प्रधानाध्यापक के पास जमा करना और प्रार्थना सभा में बच्चों को इसकी सूचना देना, साफ जल की व्यवस्था करना, विद्यालय में पौधे लगाना, उसमें पानी देना और पौधों की सुरक्षा के उपाय करना। इसके अलावा पुस्तकों का रख रखाव, पुस्तकें पढ़ने हेतु वितरित करना, जमा करना, बच्चों से पुरानी बाल पत्रिकाएँ एकत्र करना, बरामदे में चार्ट पर बच्चों की लिखी कहानी, कविता, चुटकुले, पहेली, प्रेरक प्रसंग आदि चिपकाना और बच्चों को बाल अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो इस तरह की गतिविधियां हम बच्चों के साथ कर सकते हैं और ये कराई जाएंगी मीना मंच के अंतर्गत। बाल अधिकार, भाई देखिए बाल अधिकार के बारे में आपको पता ही है कि कौन कौन से बाल अधिकार हैं, उनके बारे में बच्चों को बताना है, जैसे कि जीवन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। तो इनके बारे में आप बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संसद द्वारा पारित अधिकार, देखिए ये जो 4 अधिकार हैं ये हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार हैं, और ये हम जो नीचे अब बात कर रहे हैं इन अधिकारों की, ये राष्ट्रीय स्तर पर संसद द्वारा दिए गए अधिकार, यानी कि हमारे भारत की संसद द्वारा जो पारित अधिकार, जैसे कि प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने और जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के पोषण अर्थात पर्याप्त भोजन पाने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को माता पिता एवं समुदाय का भरपूर प्यार एवं दुलार पाने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को घर और घर के बाहर संरक्षण का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से मनोरंजन चाहता है अतः उसे मनोरंजन का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा खेलना पसंद करता है तो उसे खेलने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को अपने मनोभावों को प्रकट करने अर्थात अभिव्यक्ति का अधिकार है, बच्चे ही देश के भावी कर्णधार हैं इसलिए प्रत्येक बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को सर्वांगीण विकास का अधिकार है, और 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। और जो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, और किसी भी बच्चे के साथ लैंगिक, जातीय अथवा धार्मिक भेदभाव ना किया जाए, उन्हें समानता का अधिकार है। तो इस तरह आप ये सारी बातें बच्चों को बता सकते हैं। ये देखिए ये एक चार्ट है, से नो टू बैड टच। इस तरह से आप बच्चों को चार्ट बनाकर उन्हें बता सकते हैं कि किन जगहों पर टच करना बैड टच होता है और किन जगहों पर टच करना गुड टच होता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी सुगम करता है उनको ये पता होना चाहिए कि किस मुद्दे पर, बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य करने के लिए उनको वैचारिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। तो इसकी जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है, और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर इसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पॉक्सो कानून क्या है, ये सुगमकर्ता को पता होना चाहिए कि पॉक्सो कानून क्या है। तो पॉक्सो का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये 2012 में पारित किया गया था, और इसमें बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। तो अब इसमें बच्चियों के साथ जो बढ़ती दरिंदगी है उसे रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बदलाव किया गया, जिसके तहत अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इसको केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी अप्रैल 2018 में मिल गई है, और अब इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा
पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है। तो इसमें 5 से 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इस एक्ट को बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और आसानी से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, और कई बार तो बच्चे डर के कारण अपने माता पिता तक को भी अपने साथ हुई यौन हिंसा के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो देखिए, इस एक्ट के जो प्रावधान है वो है, यौन शोषण की परिभाषा इसमें दी गई है कि किस तरह से जो अश्लील साहित्य है उसको भी इसके अंतर्गत ही शामिल किया गया, यौन शोषण के अंतर्गत ही। और यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन कृत्य करता है तो उसको भी पॉक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। पॉक्सो कानून के तहत जो अपराध है वो एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या फिर जिन लोगों पर बच्चे का भरोसा है उनकी उपस्थिति में किया जाता है। यदि अभियुक्त एक किशोर है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल और संरक्षण में मुकदमा चलाया जाएगा। यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए। जो लोग यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों का व्यापार यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं उनके लिए भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये थी पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी जो हमारे टीचर्स को पता होनी चाहिए, जो इसके सुगम करता है, जो मीना मंच का संचालन करेंगे। और बाकी जानकारी थी मीना मंच के बारे में। तो अब आपको पूरे फरवरी तक कौन कौन से सत्र आपको चलाने हैं, किस मंथ में कौन कौन सी गतिविधि करानी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।